1932 खतियान का जो इन लोगों ने बात किया, ये सबसे बड़ा एक फ्रॉड हुआ यूथ लोग के साथ और झारखंडियों के साथ, क्योंकि 1932 का खतियान कभी लागू ही नहीं हो सकता। जयराम महतो जी का बहुत सारा फोटो देखते होंगे कि ऐसे ही संविधान लेकर के फोटो खिंचाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे संविधान का पुर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा खोल कर रख देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि संविधान का सबसे पहला पन्ना जब आप खोलिएगा तो उसमें लिखा होता है वी आर पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। हम भारत के लोग हैं। ये रामगढ़ के लोग और डुमरी के लोग और गिरिडीह के और धनबाद के लोग नहीं, भारत के लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, दोस्त को दोस्त से लड़वा रहे हैं, बाहरी भीतरी करवा रहे हैं, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, इलॉजिकल बात करते हैं जयराम महतो। हिम्मत है, देश विरोधी लोग यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका मुंह से तेरे को बयान नहीं आता उन लोग के बारे में। बिल्कुल वो करेंगे तब ना हम लोग को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इनका क्या काम है कि बाहरी नहीं चलता हो, भीतरी चलता हो। तो बाहरी कौन है? बाहरी मेरा मानना, बाहरी मतलब पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मांग वैसा ही कीजिए जो पूरा हो सके। लोगों को दिग्भ्रमित करने का और बरगलाने का और मूर्ख बनाने का काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर यूथ आज के डेट में सक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण वो स्वयं है। 5% यूथ ही हैं जो अपने गोल के प्रति गंभीर हैं, समर्पित हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं। उनको हम लोग सल्यूट करते हैं। लेकिन 90-95% यूथ को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारा शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो यूथ पॉलिटिशियन, समाज सेवक, भाजपा नेता, सांसद प्रतिनिधि, रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी धनंजय कुमार पुटुस जी। आपका स्वागत है सर हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस पॉडकास्ट में आपने हम लोगों को बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे पॉलिटिक्स में एंट्री की। जैसे लोग, होता क्या है ना कि अगर हम लोग स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो बचपन में हमारा शौक होता है कि हम लोग आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो आपने पॉलिटिशियन कैसे ज्वाइन किया या पॉलिटिक्स में कैसे आया? देखिए, पॉलिटिक्स में आने के का कारण जो है उसमें, देखिए शुरुआती समय में हम लोग चूँकि मिडिल फैमिली से ही थे, हम लोग मिडिल क्लास से। जी। लेकिन दिल में एक ऐसा रहता था कि कभी भी किसी गरीब को देख लेते थे तो थोड़ा माया टाइप का लगने लगता था कि हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, हम लोग क्या ऐसा करें कि इसका कुछ मदद हो सके। तो शुरू से ही लोगों का सेवा करने का एक मन में भाव रहता था, तो कहीं ना कहीं वहीं से हम लोग को लगता था। और दूसरा, पॉलिटिक्स में एंट्री का जहाँ तक बात रहा, तो शुरू में तो हम लोग ऐसे ही, जैसे कि सभी पार्टी में अभी यूथ देखते होंगे जी। झंडा ढोने वाले रहते हैं, जी। उसको कुछ मालूम भी नहीं रहता है कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार का शुरुआती में हम लोग भी बहुत सारा पार्टियों में इधर उधर, मतलब कोई दोस्त बुला लिया तो वहाँ चले गए, कोई दोस्त बुला लिया इस रैली में तो वहाँ चले गए। लेकिन बेसिकली जब एक वाक़या मेरे साथ हुआ, कोई घटना घटा, उसके बाद फिर मतलब निर्दोष होने के बावजूद भी मुझे थाना में ले जा कर के बैठाया गया। बहुत सारा चीज़ घटना इस प्रकार से हुआ। अच्छा। तो जब मैं थाना के अंदर बैठा हुआ था, मुझे बैठा के रखा गया था, तब मुझे लगा कि अगर आप किसी का अच्छा करना चाहते हैं या खुद को भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पॉलिटिक्स में आना होगा। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप अगर पॉलिटिकल रूप से मजबूत नहीं हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का मदद भी करना चाहते हैं या खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल बैकअप होना चाहिए। इसीलिए उस समय फिर हम लोगों को लगा और उसका फिर राजनीति में हम लोग आए। सर जैसा हम, मुझे पता चला ऐसा कि आपका कोई पुलिस ऑफिसर वाला भी कोई पोस्ट निकला था, तो फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया उसको? ये एक बार रामगढ़ जिला पुलिस का एक बार बहाली निकला था। अच्छा। उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था और लगभग सब हो भी गया था, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि लोगों का सेवा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जॉब करते हैं, कोई सा भी जॉब, तो एक बंधन हो जाता है, आप उसमें बंध जाते हैं। तो आप लोगों का सेवा नहीं कर पाइएगा, वो आपको सीनियर का सलामी ठोकना पड़ेगा। वो आप अपने मन से भी कुछ करना चाहिएगा तो ऊपर से एक बंदिश रहेगा। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, छोड़ दो, जॉब नहीं करना है, लोगों का सेवा करना है। और इसी के चलते उस समय हम लोगों ने, मतलब मैंने
डिसाइड किया कि जॉब नहीं करना है और हम लोग को जनता के बीच में जाना है, उन लोगों का सुख दुख में खड़ा रहना है। और यही कारण रहा कि उस समय फिर हम आगे नहीं बढ़े जॉब के लिए। अच्छा, अभी जैसे हमारा जो केंद्र में सरकार है, आपके ही सरकार है, बीजेपी का सरकार है, तो एसएससी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपको मौका मिले या जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बोले कि आपके साथ उनके साथ खड़े होने के लिए, तो आप खड़ा होंगे उनके साथ या नहीं, या फिर उसमें क्या प्रक्रिया देंगे? देखिए, ये ऐसा विषय है कि इसमें हर यूथ को ये कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो पूरे तन मन धन से करता है। बहुत सा का स्थिति तो ऐसा रहता है घर में कि उसके यहाँ उसका माँ बाप खाने का भी लाला पड़ जाता है, लेकिन उस स्थिति में भी कर्जा महाजन करके बच्चा को पढ़ाता है। और स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है ताकि उसको जॉब मिल सके। लेकिन आज भी विगत कुछ समय से देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, खास करके मैं झारखंड का कहना चाहूँगा कि चाहे जेपीएससी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें करप्शन और सेटिंग गेटिंग का बात सामने आ रहा है। पेपर लीक हो जाते पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा एक गांव से दूर दराज से संघर्ष करके रांची जा करके एग्ज़ाम देता है, रांची में रह करके पढ़ाई करता है, या अपने घर मोहल्ला टोला में ही रह करके पढ़ाई करता है, और पूरा मेहनत करने के बावजूद जब एग्ज़ाम देने जाता है और पेपर लीक हो जाता है या सेटिंग हो जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो उसको समझिए कि इतना बड़ा दुख उसको फेस करना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि इतना मेहनत मेरा बेकार चला गया। तो ये एक ऐसा विषय है कि कोई भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, कम से कम स्टूडेंट के विषय पर बहुत गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे राज्य के और देश के भविष्य हैं। वो अगर अच्छा एग्ज़ाम लेंगे और जो एलिजिबल लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो एग्ज़ाम दे करके पास किए हैं बिना सेटिंग का, तो वो लोग आपके राज्य को और आपके देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और अगर कोई सेटिंग से आया तो वो सिर्फ माल कमाने पे ध्यान देगा, क्योंकि वो पैसा दे करके आया तो पैसा निकालने के लिए आया। हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें किसी की भी सरकार हो, उसे गंभीरता से लेना चाहिए और साफ, स्वच्छ और एकदम पक्षपातपूर्ण इसको छोड़ करके और फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि लोगों का जो स्टूडेंट है उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सर, जैसे हम क्या बोलते हैं ना कि जो टीचर हैं वो भगवान के रूप होते हैं, तो अभी मैंने जैसे न्यूज़ में देखा कि टीचरों को रोड पे घसीट कर और उनको जेल में डालना, या फिर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको लाठी चार्ज करना, तो ये कहाँ तक सही है? ये घटना देखिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसमें किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस प्रकार का घटना एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो स्टूडेंट का भविष्य बनाने के साथ साथ देश का और राज्य का भी, समाज का भी भविष्य निखारने का काम करते हैं। अगर उनका कुछ डिमांड था, वो कुछ कहना चाहते थे, तो उसको एक तरीके से बैठ करके आपसी सहमति से दो पक्षीय तीन पक्षीय वार्ता करना चाहिए था कि आपका क्या समस्या है, आप इसमें क्या डिमांड कर रहे हैं, इसको कैसे किया जाए। मिलजुल करके उसका समाधान निकाला जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ना कि इस प्रकार से लोगों पर लाठी चार्ज करके उनको रोकने का काम किया गया है। ये सरासर गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हमारे झारखंड के गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हो गया, उनको आप कैसे नेता मानते थे, या फिर उनका जगह कोई ले सकता है या नहीं ले सकता है? देखिए, वर्तमान में तो उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। अच्छा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुजी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उनके साथ बराबर हम लोग मिलना होता था। उन्होंने समाज के लिए जो काम किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। एक रामगढ़ के छोटे से प्रखंड गोला से निकल करके एक लुकैया टाण नेमरा के व्यक्ति जो महाजनी प्रथा के खिलाफ में आंदोलन फूंकते हैं, और उसके बाद उन पे हमला होता है, वो अपने जान बचाने के लिए संथाल परगना के जंगलों में जाते हैं, घास की रोटी खाते हैं, और वैसा व्यक्ति संघर्ष करके समाज को जगा करके आंदोलन को खड़ा करते हैं, और एक एक करके मेहनत करते करते झारखंड के सीएम से ले करके अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी थे। और ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये हर दल के नेता थे, सिर्फ किसी एक दल के नेता नहीं थे। इनको हर कोई पसंद करता था, जिसका आप देखे भी होंगे कि
उनके जो अंतिम संस्कार हुए थे उसमें लाखों की ज़्यादा संख्या में लोग, और कोई पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। तो इसी को कहते हैं कि जो रियल लीडर होते हैं उनको पार्टी पॉलिटिक्स से हट कर के लोग सम्मान देते हैं। तो आदरणीय गुरुजी जो हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। उनका एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आता था कि वो अपने हर आंदोलन में, हर जो सभा होता था उसमें एक चीज़ का विशेष रूप से घोषणा करते थे कि यूथ शराब को छोड़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें। ये उनका बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अगर यूथ अगर नशा में चले गए तो फिर अपना भी विकास नहीं कर सकते और समाज का भी विकास नहीं कर सकते हैं। तो शिबू सोरेन जी का जगह कोई फिलहाल तो नहीं ले सकता है, और अभी भी उनका सपना को पूरा नहीं किया गया है। हम लोग चाहेंगे कि उनका जो विज़न था, उनका जो सपना था, उसको पूरा जो वर्तमान की सरकार है वो सभी लोगों के सहयोग लेकर के पूरा करें। उनके पुत्र ही अभी वर्तमान सीएम है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी एक सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन अभी विगत के कुछ घटना ऐसी घटी है जिसमें आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर लीडर अच्छा है, लेकिन वो अगर उनके अगल-बगल कैसे लोग हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पर फँसने का संभावना बढ़ जाता है। और यही मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी भी आदमी ठीक हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के बीच में घिरे हुए हैं। उनको भी ये चीज़ देखना होगा कि कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना, मतलब कि उनके साथ इर्द-गिर्द कौन लोग हैं, और इनको थोड़ा-सा इसको ठीक करने का ज़रूरत है। और राज्य को बेहतरी के लिए भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा दाग लगता है यहाँ पर, उस पे वर्क करना होगा, और कैसे इसको दबा को धोया जाए वो उनको सोचना चाहिए। टाइगर जयराम मातो के बारे में कुछ बात कीजिए भैया, कि वो कैसे नेता है, या फिर जैसे यूथ के ऊपर ही वो, हमको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो डुमरी विधायक हैं टाइगर जयराम मातो, वो अगर विधायक जीते हैं तो वो यूथ को सही दिशा दिखा करके सही मुद्दे पे लड़े हैं, या फिर यूथ को बरगला करके और ऐसा जीते हैं? देखिए, जयराम महतो जो है, जो भी डुमरी के विधायक भी हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक यूथ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घोड़ा अगर है, घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो उसमें लगाम भी होना चाहिए, नहीं तो घोड़ा किधर दौड़ेगा पता भी नहीं चलेगा, कभी दायां जाएगा कहीं बाएं जाएगा। तो जयराम मातो जी में लगाम नहीं है। अच्छा। यूथ को वो मतलब अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि जयराम मातो लोगों को मिसगाइड करते हैं, यूथ को, और सिर्फ एक जात की राजनीति करते हैं। वो सभी को ले दे करके नहीं चल रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ गालीबाज कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा करके रखा है कि अगर जयराम महतो का कोई तारीफ़ किया तो पूरा उस पर टूट पड़ेंगे सराहना करने के लिए, और हल्का सा कोई उनका नेगेटिव उनको आईना दिखाने का काम किया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, तो उनका जो गालीबाज जो उनका टीम है, जो फेक उनका सोशल मीडिया टीम है, जो इसको तैयार करके वो मुझे लगता है रखे हुए हैं, वो आप पर टूट पड़ेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं गलत बोल रहे हैं हम। तो मैं जयराम जी को यही सलाह देना चाहूँगा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाए। अर्थात कि जो निंदा करने वाले लोग हैं वो गलत नहीं है, उसको साथ में रखिए। ही नहीं कि आपको चढ़ा करके चना का झाड़ पे चढ़ा दिया और आप भी चढ़ के वहाँ से छलांग लगा करके रील्स बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। भले ही आपको अभी आपको मिल गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिला था और आप उसमें सफल हो गए, लेकिन आप इसमें अगर सुधार नहीं करेंगे जयराम महतो, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ होता है। रियल लाइफ अलग होता है, रियल लाइफ अलग होता है। रियल लाइफ में 10 मिलियन तक चल जाता है व्यू, जिसमें लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जब ज़मीन पे आता आदमी तो 5 आदमी भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक सुझाव दूंगा, उनका सलाह दूंगा कि रियल लाइफ में भी आएँ और सोशल मीडिया और रियल लाइफ से बाहर निकलें और सभी को ले दे करके चलें, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक जात विशेष की राजनीति करते हैं और लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। उनका जो मेन मुद्दा था वो था 1932 का खतियान। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सिर्फ झारखंड को वो लेकर के लड़ना चाह रहे हैं अभी, तो भारत पे अगर कभी उनको ऐसा हुआ कि वो विधायक से सांसद बनना चाहते हैं, तो लोग उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? क्योंकि उनका एक ही मुद्दा रहा है, वो झारखंड और 1932 का खतियान। जबकि उनका मुद्दा ये होना चाहिए कि भारत पूरा एक है
और सारे हम लोग भाई बहन हैं, तो फिर झारखंडी अलग, बिहार अलग, ये कैसे है उनका ये जो मुद्दा है उस पे कुछ? देखिए, इसमें हम कहेंगे जयराम महतो जी का बहुत सारा फोटो देखते होंगे कि ऐसे ही संविधान लेकर के फोटो खिंचाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे संविधान का पुर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा खोल कर रख देंगे पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। ये सब वीडियो ये वायरल वायरल भी हुआ था एक उनका, स्टूडेंट लेकिन पढ़े मुझे लिखे। लगता है कि उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि संविधान का सबसे पहला पन्ना जब आप खोलिएगा तो उसमें लिखा होता है वी आर पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। ये रामगढ़ के लोग और डुमरी के लोग और गिरिडीह के और धनबाद के लोग नहीं, भारत के लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, दोस्त को दोस्त से लड़वा रहे हैं, बाहरी भीतरी करवा रहे हैं, बाहरी भाषा नहीं चलतो। हिम्मत है तो अभी जो देश विरोधी लोग यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं जी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनका मुंह से तो को बयान नहीं आता उन लोग के बारे में। बिल्कुल नहीं। वो करेंगे तब ना हम लोग को भी अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन इनका क्या काम है कि बाहरी नहीं चलता हो, भीतरी चलता हो। तो बाहरी कौन है? बाहरी मेरा मानना है बाहरी मतलब पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल। और उनके लिए बाहरी क्या हमको पता नहीं है। तो लोगों को जोड़ करके चलेंगे तब ठीक रहेगा। रहा कि 1932 खतियान का जो इन लोगों ने बात किया, ये सबसे बड़ा एक फ्रॉड हुआ यूथ लोग के साथ और झारखंडियों के साथ, क्योंकि 1932 का खतियान कभी लागू ही नहीं हो सकता है। आप बताइए कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, जी, उसके पहले किसका हिम्मत था कि अंग्रेज़ के खिलाफ जा कर के बोल देगा कि मेरा रसीद कटा दीजिए, मेरा खतियान अपडेट कर दीजिए? किसी में हिम्मत था? नहीं। फांसी पर चढ़ा देता। इलॉजिकल बात करते हैं जयराम महतो। तो मेरा ये कहना है कि हम ये भी कहते हैं कि एक स्थानीय नीति बने जो झारखंडियों का पहचान का पैमाना हो। हरिपुर के सरकार में रघुवर दास जी ने 1985 का दिया था, जबकि उत्तराखंड झारखंड के समय में ही कटा था। वो 2000 के आसपास का, 2000 का शायद वो खतियान मानते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें किसी को दिक्कत भी ना हो और लोगों को सहूलियत भी हो। ये नहीं कि अब बोल देंगे कि हम सोना का चिड़िया देंगे, अब 32 तारीख को देंगे। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं। जयराम महतो ऐसा ही बात करते हैं। 1932 का खतियान जो इन लोग बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी भी तो सत्र में पास करा लिए थे हाँ, विधानसभा में, लेकिन जैसे ही वो लीगल में गया तो रिजेक्ट हो गया। तो मांग वैसा ही कीजिए जो पूरा हो सके। लोगों को दिग्भ्रमित करने का और बरगलाने का और मूर्ख बनाने का काम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग, आप ही कहते हैं ना कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आजकल पढ़े लिखे, सबके हाथ में मोबाइल है। वो आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो 10 मिनट में निकाल लेगा। 2 मिनट में गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें क्या है कि 32 का खतियान कभी पॉसिबल ही नहीं है झारखंड में। ये तो सही है ही नहीं। हम ये भी कहेंगे कि एक नियोजन नीति बने, स्थानीयता का एक पहचान हो कि कब का हो। वो बैठ करके सार्वजनिक रूप से सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके इसको किया जा सकता है। लेकिन ये 1932 और 60-40 ये सबसे सिर्फ ये थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल सकता है, बाकी ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। तो सर, जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरे भारत में हिंदी मराठी या फिर तमिल मराठी पे जो चल रहा है, तो जब देश एक है, सब लोग बोलते भी हैं, नेता भी बोलते हैं कि हम लोग सब एक है, तो फिर ये विवाद क्यों, लड़ाई झगड़ा क्यों? और जो खास करके बिहार या यूपी या झारखंड के जो लेबर लोग वहाँ जाते हैं उनके साथ मारपीट करना, तो ये कहाँ तक का सही है? देखिए, इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक डेथ हो चुका है। अच्छा, ठीक है, अभी मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। तो इन लोग को जो राजनीति घसक गया है, ज़मीनी स्तर पे इन लोग कहीं है नहीं। तो ये चाह रहे हैं कि क्या करें कि हम लोगों को थोड़ा वोट बैंक बने। तो इसलिए वो लोग मराठी भाषा को लेकर के और हिंदी भाषा को लेकर के विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी उन लोग अपना पूर्वज में जाएंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो उनका वंशज लोग बिहार का ही है। अच्छा, और बाला साहब ठाकरे का नाम कोई लोगों ने मट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। बाला साहब ठाकरे पूरे भारत के नेता थे, उसे हर कोई पसंद करता था, हिंदू हृदय सम्राट उनको कहा जाता था। और ये इस प्रकार से लोग क्षेत्रवाद और भाषा को लेकर के जो आपस में विद्वेष फैला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और अगर उसमें इतना ही हिम्मत है तो आए ना झारखंड में, आए बिहार में, आए यूपी में, तब समझ में आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे कितना बड़का 30 मार खाना है। यहीं पर आके आदमी लोग को धोएगा बढ़िया से। अच्छा, और रहा बात कि अगर उत्तर भारतीयों का या हिंदी भाषियों का अगर वो लोग महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे ना, तो पूरा महाराष्ट्र ठप हो जाएगा।
पूरा महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल इसी पे चल रहा है। जी पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री जो बन रहा है सारा अभी यूपी, बिहार, मराठी या और यहाँ झारखंडी लोग ही तो चला रहे हैं। जी तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि एक अटेंशन पाने का, चूँकि वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मराठियों लोग का ही काम कर रहे हैं। जी। और आप कीजिए, लेकिन किसी पे अत्याचार करके उसके साथ मारपीट करके भाषा के नाम पर ये सरासर गलत है। तो भैया अभी जैसे बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो बिहार के इलेक्शन में एक नाम आ रहा है प्रशांत किशोर जी का। और कहा भी जाता है कि 2014 के इलेक्शन में मोदी जी को पीएम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे फिर जो है ममता बनर्जी, उनको इलेक्शन जितवाने में उनका बहुत हाथ रहा, और भी बहुत सारा स्टेट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनको आप कैसा नेता मानते हैं, या अभी खुद वो पार्टी बना रहे हैं या खुद भी लड़ना चाहते हैं, तो वो क्यों, अपने फ़ायदे के लिए या जनता का फ़ायदा के लिए, या कैसा नेता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो अपना एक कंपनी चलाते थे जो आईपैक नाम से चलता था, और उसी के तहत वो सर्विस प्रोवाइड करते थे विभिन्न राजनीतिक दलों को। पीआर का काम हो गया, सोशल मीडिया का हो गया। अब देखिए, कोई भी नेता जो होता है ना, वो अपने दम पर बनता है। उसमें सभी लोगों का, कई लोगों का सहयोग रहता है। तो अगर कोई बोल दे कि हम ही बनवा दिए थे, तो ये बहुत बड़ा, ये सही बात नहीं होगा। कल को बोल रहे हैं कि मोदी जी को वही बना दिए, ममता जी को ही बना दिए, तो इसके पहले तो ये आदमी ये नहीं थे तो कोई नेता नहीं बन सकता था। नहीं, बिल्कुल। रहा बात बिहार का, तो बिहार में ये अपना जन स्वराज पार्टी का निर्माण किए हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, भीड़ और वोट में अंतर होता है। भीड़ बहुत होता है, बहुत कोई, अभी यहाँ पर किसी स्टार को बुला लीजिए तो उसको देखने के लिए बहुत कोई आ जाएगा, लेकिन वोट उसको नहीं मिलेगा। तो भीड़ और वोट में अंतर होता है। अब प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। तो सर, अगर कभी आपको जन स्वराज पार्टी से अगर मौका मिले जुड़ने का, या फिर उसमें किसी सीट पे लड़ने का, तो आप जाएंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं और हम लोग का आइडियोलॉजी भी भारतीय जनता पार्टी का ही, राष्ट्रवाद का है, जिसलिए कोई चांस ही नहीं है कि कहीं हम लोग दूसरा पार्टी में जाएं। नहीं, क्योंकि उनका जो स्लोगन है वो यूथ को लेकर के है कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दें, तो इसके सब वजह पार्टी तो यही बोलता है, सब तो बोल रहे हैं अपने बच्चों के लिए वोट दे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे। तो कोई नया चीज़ नहीं बोल रहे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। बाकी रहा बात, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। हाँ, आपका समय कीमती है, इसलिए अब पॉलिटिक्स से हट करके थोड़ा आपकी जीवनी पे आते हैं कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा। और जैसे हर कोई होता है जो स्ट्रगल फेस में बहुत सारे परेशानियां आती हैं, चाहे फिर वो किसी के साथ मिलना हो, किसी के साथ नहीं मिलना हो, या अगर किसी के पास आप गए तो शुरू में क्या होता है ना कि अगर आप कुछ नहीं है तो उनको ठुकरा दिया जाता है। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपके साथ, या कोई इंसिडेंट जो आपको याद रहा हो? नहीं देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ तो नहीं रहा शुरू से ही। अच्छा। क्योंकि जैसा जो आम कॉमन मैन का सब होता है, उसी टाइप से हम लोग का भी लाइफ था। ऐसा नहीं कि एकदम भूखे मर रहे थे और फिर हम लोग बहुत संघर्ष किए, वैसा वाला बात कुछ है नहीं। ये हकीकत है। राशन दुकान था मेरा शिबू कॉलोनी में, हम राशन दुकान चलाते थे। अच्छा। उसके बाद फिर मन किया कि अपना काम किया जाए, माँ पिताजी पे ज़्यादा बोझ नहीं दिया जाए। तो दूध का कारोबार हम चालू किए थे। अच्छा। और दूध काफ़ी दिन तक हम लोग बेचे, दूध का बिजनेस किए। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग राजनीति में बढ़ने लगे, तो व्यापार को छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप दो चीज़ नहीं कर सकते हैं, या तो पॉलिटिक्स कीजिए, जनता का सेवा में फुल टाइमर रहिए, या फिर बिजनेस कीजिए। दोनों लेके चलिए तो दोनों के साथ गद्दारी होगा। तो इसलिए मैंने चुना था कि पॉलिटिक्स में ही रह करके समाज सेवा करके लोगों का हेल्प हम लोगों को करना है। तो उसमें हम लोग बढ़े और धीरे धीरे, और ऐसा विशेष कोई ज़्यादा संघर्ष वाला नहीं रहा। हाँ, रहा बात कि जब आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तब आपको देखने का नज़रिया लोगों का दूसरा रहता है, और जब सक्सेसफुल हो जाइएगा तो जी। उसी आदमी का नज़रिया बदल जाता है। तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ कि पहले जब कुछ नहीं थे तब लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे। कई ऐसे लोग हैं जहाँ हम लोग जाते थे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ग्रो किए, आगे बढ़े, स्थापित धीरे धीरे हुए, तब वही लोग बुला करके चाय पिलाते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि वैसा कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं रहा, लेकिन लोगों का होता भी नहीं है
क्यों? और लेकिन फिर जब अगर कुछ बन जाते हो तो फिर वो बोलना चालू कर देते हैं कि तो हमारे देखिए बहुत सारा लोग है ना ये प्लांट भी करता है, संघर्ष रहता नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाता है तो बताता है कि हमको एक गिलास पानी किचन से लेकर के हमको बेडरूम में लाना पड़ा था, इतना हमको संघर्ष करना पड़ा या था। फिर इस तरीके का कि मोमबत्ती के जगह पे मोमबत्ती के रोशनी में पड़े हैं। इनको तो सीधा ये बोलना चाहिए कि हम अगरबत्ती के रोशनी में पड़ कर के इतना बड़ा बने। हाँ, लेकिन हम लोग लालटेन का रोशनी में हम लोग पढ़े हैं। नहीं वो तो हम मान लोग के लीजिए। टाइम में लाइट तो ऐसा स्थिति रामगढ़ का नहीं हुआ करता था, तो शाम के टाइम में हम लोग जब 4 बजे 10 से 4 स्कूल सरकारी स्कूल रहता था, तो हम लोग आते थे, 1 घंटा खेलते थे, फिर 5 बजे वो हम लोग लालटेन को साफ उफ करके शाम में 6-7 बजे से हम लोग को पढ़ते थे। लाइट का स्थिति तो अभी भी खराब है भैया रामगढ़ में। आपको ही हम देखे हैं बहुत बार, पेपर में भी आपका आया है कि आपने आंदोलन किया है कि गर्मियों में इतना लाइट कटता है, गरीबों को परेशानी हो रहा है, क्योंकि सबके घर में या सब लोग इन्वर्टर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने देखा है आपको कि आप आंदोलन किए हैं और बहुत सारा आपका आंदोलन है, लेकिन कुछ ऐसा आंदोलन के बारे में बताइए आप जिसके कारण कुछ बड़ा हेल्प हुआ है या समाज में कल्याणकारी हुआ है। देखिए, एक हम लोग का बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था कि जो पुराना सदर अस्पताल है जो भी ब्लॉक में, तो जब नया सदर अस्पताल बना तो उस अस्पताल को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया तो रामगढ़ नगर परिषद और रामगढ़ कैंटोनमेंट के क्षेत्र के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, लगभग 1 लाख लोगों का परेशानी होना चालू हो गया उन लोगों को, क्योंकि एक भी सरकारी अस्पताल यहाँ पर नहीं था। अगर एक किसी को थोड़ा सा कांटे भी चुभ जाए और उसको टेटनस का सुई लेना, तो उसको यहाँ से लेकर के 12-13 किलोमीटर दूर छतरमांडू जाना पड़ता था इंजेक्शन लेने के लिए। और हम लोग को लगा कि लोगों को इतना परेशानी हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर सदर अस्पताल चालू करवाना चाहिए या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चालू कराना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग प्रयास किए और डिमांड किए कि पुराना सदर अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बहाल किया जाए। लेकिन हम लोग का डिमांड को माना नहीं गया, लेकिन हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे, लोगों का साथ लेते हुए, रामगढ़ के लोगों का साथ मिला और इसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने अस्पताल दो या मौत दो के नाम से नारा दे करके, जो सामाजिक संगठन है रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति RBSS, उसके बैनर तले हम लोगों ने आमरण अनशन किया और हम लोग का मांग जायज़ था, इसलिए सिस्टम को झुकना पड़ा और फिर यहाँ पर मेडिकल सुविधा पुराने सदर अस्पताल में चालू की गई, जो अभी तक चालू है। अच्छा। और भी आपके जो समाज के लिए कुछ-कुछ योजनाएँ चलाए जाते हैं आपके हिसाब आपकी तरफ से, जैसे खाना बैंक हो गया या ब्लड बैंक हो गया, तो उससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं या फिर आपसे कैसे मदद ले सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें है ब्लड डोनर ग्रुप जो हम लोग चलाते हैं, जिसमें आज के डेट में 326 मेंबर हैं और हम लोग का टारगेट है कि 1000 मेंबर उसमें हम लोग जोड़ेंगे। इसमें यही होता है कि जो भी ज़रूरतमंद हैं, अगर उनको कहीं से ब्लड अरेंज नहीं हो पा रहा है और वास्तव में वो नीडी हैं, तो उनको बिना पैसा का एकदम निःशुल्क हम लोग अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का चलता है ब्लड डोनर ग्रुप का, उसमें हम लोग किसी को ज़रूरत पड़ा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से कोई मेंबर अगर देना चाहते हैं तो हम लोग को फ़ोन करते हैं कि हम देना चाहते हैं, तो हम लोग लाइन अप कराते हैं निःशुल्क, हम लोग ब्लड अवेलेबल कराते हैं उन लोगों को। दूसरा है खाना बैंक, कि देखिए कई बार ऐसा होता है जो हम लोग महसूस किए कि गरीब को तो सब चीज़ मिल रहा है, जो एकदम गरीब है, अमीर को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो स्टाफ क्लास का है, या रिक्शा चलाता है, मुठिया का काम करता है, टेम्पू चलाता है, तो उन लोग को भी खाने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन लोग पूरा संपन्न है। हम लोग महसूस किए कि कई बार कि जो मिडिल क्लास फैमिली कहीं स्टाफ का काम करता है या रिक्शा चालक है या टेम्पू चला रहे हैं, अब इस प्रकार से, तो दोपहर को जब उन लोग को भूख लगता है तो पैसा रहने नहीं रहता है, जिस कारण उन लोग जाते हैं ठेला में 2 समोसा खाए, पानी पिए, उन लोग का पेट भर लिए, लेकिन उनको खाना नहीं मिल पाता है। ऐसा हो गया, या फिर कोई गरीब बस्ती है जहाँ पर लोग भूखे रह जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को कुछ ऐसा चालू करना चाहिए जो ऐसे ज़रूरतमंदों को कम से कम खाना एक टाइम का हम लोग उपलब्ध कराएं। यहीं से हम लोग को प्रेरणा मिला और खाना बैंक हम लोग चालू किए, और जो कि अभी चल रहा है। बीच बीच में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आने के चलते रुकता भी है, लेकिन रामगढ़ का और अगल बगल के और भी बहुत सारे जो मेरे वेलविशर लोग हैं, इनका पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता है, आर्थिक रूप से भी, और उन लोगों के साथ और सहयोग से ही लोग सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, और उन लोग के साथ और सहयोग से ही अभी खाना बैंक कंटिन्यू चल रहा है। बीच बीच में जैसा बोले कि जब पैसा का दिक्कत होता है तो ब्रेक भी होता है, लेकिन हम लोग उम्मीद है
कि लोगों का साथ जिस प्रकार से अभी मिल रहा है, मिलेगा तो ये कंटिन्यू प्रतिदिन चलते रहेगा। खाना बैंक कब से चल रहा है सर आपका? खाना बैंक ये मोटा मोटी 6 महीना हो गया है और प्रेरणा हमको मिला, जैसा बताएं कि हम लोग जब ज़रूरतमंद को किसी को देखे भूखे रह गया तो लगा कि कुछ हम लोग को चालू करना चाहिए। मान ली पॉलिटिक्स में तो दिन भर तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हमेशा नहीं ना करना, नहीं। कुछ ओरिजिनल काम भी होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हम लोग खाना बैंक का शुरुआत किए हैं। कोरोना में भी मैंने देखा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, अपना मतलब स्वार्थ को साइड रख करके और लोगों का मदद कर रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसा वाक़या बताइए जिसके कारण लोग जान सके कुछ? एक वाक़या तो जो हुआ था जिसके चलते ही कोरोना टाइम में मैं पब्लिकली आया। एक घटना हुआ था कि एक महिला का मुझे फ़ोन आया। वो पूना तरफ की महिला थी जो चितरपुर प्रखंड में पड़ता है, ये सॉरी मारंग मरचा तरफ की थी। अच्छा। तो उनका फ़ोन आया कि मुझे एक सैनिटरी पैड का ज़रूरत है और मेरा बच्चा है जो भी पॉजिटिव हो गया, उसको दूध का ज़रूरत है। आपका नंबर हमको किन्हीं से मिला है कि इनको फ़ोन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो हम गए, जनरली उनको ले जाके फल वगैरह भी साथ में ले जाके, जो उस समय गाइडलाइन था कि दूर से ही, तो उसको फॉलो करते हम उनको दे करके आ गया। आगे जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ता भर हम सोचते गए कि अगर इनके पास मेरा नंबर था तो ये फ़ोन कर दिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मेरा नंबर नहीं होगा और वो भी कोरोना पॉजिटिव होंगे, उनको कैसे मदद मिलेगा, यही सोचते सोचते हम आ रहे थे। और मैंने अपना नंबर सोशल मीडिया पर जारी किया कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर हैं, उनको दवा का ज़रूरत हो, दूध का ज़रूरत होगा, फल सब्जी अंडा का ज़रूरत हो, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, निःशुल्क हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इसमें कई मेरे फ्रेंड लोग से भी बात किए और भी बहुत सारे जो मेरे वेल विशर हैं उन लोग ने भी सहयोग किया, पैसे से भी सहयोग किया, दवा से भी सहयोग किया। और उसके साथ फिर हम लोग जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव का फ़ोन आता था हम लोग निकल पड़ते थे उन लोगों का सेवा करने के लिए, उन लोग तक सब दवा फल सब्जी सब पहुँचाने के लिए। तो अच्छा लगा, उस समय लगा कि अपने लिए तो सभी जी रहा है, आज न कल सबको चले ही जाना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि किसी का ज़िंदगी बचाया जाए। तो वो बहुत सुकून मिला और उसको हम लोग कंटिन्यू किए। अम, मैंने सुना है सर कि आपने कभी मार भी खाया था, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये बात कहाँ तक सही है या गलत है? नहीं, बात तो सही है और कहीं न कहीं राजनीतिक उदय का एक कारण वो भी रहा कि हम जहाँ मेरा पुराना घर था, मैं रामगढ़ में, तो वहीं पर एक आयोजन हो रहा था कुछ आगे में। अच्छा। तो उस आयोजन में कुछ दलित बच्चा लोग भी गया हुआ था, तो उन लोग के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ, तो हम पूछने गए थे कि काहे इसके साथ ऐसा किए? तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, उनको ये नागवार गुज़रा, बोला कि कम एज का लड़का है, उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा यंग थे, तो बोला कि इन लोग कैसा करके बोल दिया। तो हम तो बोले कि हम तो जेन्युइन चीज़ पूछ रहे हैं, इसके साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इसी को लेकर के मुझे मारपीट किया गया, 15-16 आदमी मिल कर के बहुत मारा। और उस समय समझिए कि उन लोग डेथ समझ के सोचा कि मर गया, हमको छोड़ कर के चला गया। लेकिन ऊपर वाले का, भोलेनाथ का कृपा रहा कि सही सलामत आपके बीच में है। और उसके बाद भी फिर मुझे झूठा इल्ज़ाम में थाना पुलिस का चक्कर लगवाया, जो मैंने ज़िक्र भी किया, और थाना में रखा गया। लेकिन चूँकि सच तो सच होता है, उस समय के थाना प्रभारी जो थे बहुत अच्छे थे, विजय कुमार जी। तो वो समझे इस बात को कि ये लड़का निर्दोष है और इन लोग झूठ-मूठ का अपना दबंगई दिखाने के चक्कर में इसको मारा भी है और इन लोग इस पे झूठ-मूठ का पूर्व में मारपीट किया और अभी इसको फँसा रहा है। तो फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया वहीं पर। मतलब ये जो पॉलिटिक्स का कीड़ा कहा जा सकता है, वो पहले से ही आपके अंदर था, इसके वजह से आप उनसे भिड़े, क्योंकि ये चीज़ सबको नहीं दिखता है। अगर मान लीजिए भेदभाव किया जा रहा है या कोई गरीब है या किसी इस तरीके का, सबको रोड में दिखता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ, जिनके पास खाना नहीं है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। लेकिन आपके अंदर वो लीडर का क्वालिटी था जिसके कारण वो दिखा, वो उस पे फ़ोकस गया और आप उनका हेल्प करने के लिए आगे आए। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, तो मेरे को नहीं दिखेगा उस चीज़ को लेकर के कुछ। ऐसे जैसे पहले ही हम बताया कि शुरू से ही हम लोगों को थोड़ा लगता था कि कुछ लोगों का मदद किया जाए, कैसे कैसे सेवा किया जाए। सोशल वर्क के लिए हम लोग का दिल पहले से धड़कता था, अभी भी धड़कता है। तो वही एक कारण था कि हमको लगा कि किसी के साथ गलत हो रहा तो जा कर के आवाज़ उठाना चाहिए, और अगर गलत होता देख रहे हैं और मुंह मोड़ के चले गए तो ये भी तो सही चीज़ नहीं है। और वही कारण था कि हम वहाँ पर गए, फिर मेरे साथ मारपीट हुआ। और जब तक थाना में थे तो उस समय हमको महसूस हुआ कि पॉलिटिकल पावर बहुत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा आपका रखा रह जाएगा, आपका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए एक प्रेरणा वहाँ से मिला, समझिए एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं
पॉलिटिक्स में आने का ये भी रहा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते ही और रहे। इसके बाद कभी जेल वगैरह जाना हुआ या फिर ऐसा कुछ? जेल देखिए, जेल हम गए हैं सामाजिक काम पे ही, जनता का काम को लेकर के ही जेल गए हैं। जैसा कि बिजली का अभी स्थिति कुछ सुधरा है, पहले तो और ज़्यादा खराब था। जी। तो लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे रामगढ़ में। अच्छा। तो उसी को लेकर के वहाँ के जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी लोग थे, तो उनसे फिर हम लोग का कुछ बात हुआ, लेकिन उन लोग क्या किए कि उन लोग को लगा कि हम लोग का ये लोग क्यों आंदोलन कर रहा है, ऐसे करके फिर हम लोग पे थाना में बोल करके कंप्लेन करा के फिर हम लोग को जेल भेज दिया गया था। तो बिजली का व्यवस्था ख़राब था, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें हम लोग जेल गए। और हजारीबाग उस समय था, सेंट्रल जेल में हम लोग रहे। और उसमें भी जब हम लोग लगभग 8-10 साल केस चला, फिर कोर्ट देखा कि इन लोग का कोई दोष नहीं है, बिना दोष का इन लोगों पे एफआईआर भी कर दिया गया, जेल भी भेज दिया गया। तो फिर बाद में हम लोग को बाइज्जत बरी कोर्ट के द्वारा किया गया, चूँकि हम लोग सत्य में थे, हम लोग से कोई गलती भी नहीं था, हम लोग को झूठा केस में फंसा करके जेल भेजा गया था। तो उसमें हम लोग बरी हैं अब। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर कोई नेता जेल ना जाए या फिर मार ना खाए या किसी आंदोलन में मार इस तरीके का, तब तक वो नेता नहीं कहलाता। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा बहुत? नहीं, इस पे तो हम बिलीव नहीं करते हैं, अच्छा। क्योंकि ये तो कहा सुना सुनाया बात है। लेकिन हाँ, जब आप अच्छा काम करने जाइए तो आपको सपोर्ट कम करेंगे लोग, और आपका क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपका जो लोगों के हित में आप काम करें उसको रोकने का प्रयास करेंगे, और इसी में कई बार टकराव हो जाता है। और टकराव होने का स्थिति में फिर थाना पुलिस होता है, केस मुकदमा होता है, जेल जाता आदमी। लेकिन ये नहीं कि जेल जाएगा तभी नेता बनेगा। अच्छा काम करते रहिए, पब्लिक एक्सेप्ट करेगा, ऑटोमेटिक लीडर बनिएगा। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आज के युवा हैं वो नशा में डूबे हुए हैं, रास्ते से भटक जा रहे हैं या फिर लव की ओर ज़्यादा आकर्षण हो जा रहा है, तो फिर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे यूथ को? इसमें देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आज के यूथ अगर सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण हम बता रहे हैं कि एक तो नशा है मुख्य रूप से, कि आज के यूथ जो है, जो नशा की ओर जो शिफ्ट कर रहे हैं किसी कारणवश, वो उनका विकास में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। दूसरा, अगर यूथ आज के डेट में सक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण वो स्वयं है। अच्छा। 5% यूथ ही हैं जो अपने गोल के प्रति गंभीर हैं, समर्पित हैं, और वो मेहनत भी कर रहे हैं, उनको हम लोग सल्यूट करते हैं। लेकिन 90-95% यूथ को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। जी। उसको कोई नेता बुला लिया तो वहाँ चल गया लटक में, शाम में पार्टी मिल गया, दारू मुर्गा मिल गया तो वो चल गया। उसको करना क्या उसको पता नहीं है। वो क्या करता है, कभी कुछ टारगेट फिक्स करेंगे आज के यूथ की, आज मुझे बिजनेस करना है। दूसरा दिन सोचेंगे कि कल मुझे जॉब करना है। तीसरा दिन लगेगा कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। चौथा दिन उनको लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यूथ आज का डेट में अगर भटका हुआ रहेगा, आपको मान के चलिए कि जो आपका एम है उसके प्रति फोकस रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर फोकस नहीं रहिएगा तो सफलता कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, आज से कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या, यूथ का एक और सबसे बड़ा कारण है कि रियल लाइफ में वो ज़्यादा जी रहे हैं, रियल लाइफ से उनको कोई वास्ता नहीं है। जी। जो लड़का जिसको 4 गो मोहल्ला में आदमी पूछ नहीं रहा, वो भी स्टेटस ऐसा लगाता लग रहा कि बादशाह वही है, रंगदार रंगदार वही है। धार वही है। वैसे नहीं ना चलेगा। आपको रंगदार ने तो या बादशाह तो बनने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रील्स का दुनिया से उन लोग को निकलना पड़ेगा सबसे पहला। और सोशल मीडिया में उन लोग जो स्क्रॉलिंग कर रहा है वो अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ करना है अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो आपको मेहनत करना होगा। कोई आपको थाली में परोस कर करके किसी यूथ को ला करके देगा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ हम यूथ को कहना चाहेंगे कि मेहनत कीजिए, और खाली झाड़ फांस देने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए रियल लाइफ से बाहर निकल के रियल लाइफ में आना होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि लव लाइफ अगर कोई यूथ जी रहा है तो 99% चांस है कि वो आगे आने वाला समय में उनको परेशानी हो सकता है या फेल हो सकते हैं या कोई एम नहीं है उनका, क्योंकि वो लड़कियों के पीछे ही आकर्षण में रह जाते हैं? देखिए, लड़का और लड़की दोनों समझिए कि बराबर हैं। खाली लड़का का ही इसमें दोस्त नहीं बोलेंगे कि लड़का ही लड़की के पीछे, लड़की भी लड़का लोग के पीछे, मतलब कि ये चलता है। और ये जो यूथ का जो एज होता है ना, एज का ये प्रॉब्लम है। एक एज में ये हार्मोनल चेंज जब होते हैं तो वो ऐसा होता है
लेकिन इसमें क्या है कि अगर समझदार जो लोग रहें, लड़का हो या लड़की हो, अपने फ्यूचर के लिए गंभीर हों, और एक तय समय पर तो शादी विवाह सब होता ही है, लेकिन अगर तय समय से पहले आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा तो लाइफ में फेलुअर का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आदमी आपको दोष देगा कि ये लड़कीबाजी के चक्कर में या लड़काबाजी के चक्कर में इन लोग फेल कर गए, तो ये सुनना पड़ेगा। तो इसका एक ही समाधान है कि आप पहले अपने गोल के प्रति गंभीर रहिए, जो आपका सपना उसको पूरा कीजिए, उसके बाद फिर आप सफल हो जाइएगा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कौन है नहीं है। तो सफलता ही कहते हैं ना, समृद्ध के नहीं कोई दोष गोसाई। अगर आप सफल हो गए तो इतना सवाल जवाब भी कोई नहीं करेगा, और असफल रहिएगा तो लड़की वाला का बाप भी बोलेगा कि लड़का क्या करता है, और लड़का का बाप भी बोलेगा कि लड़की क्या करती है, या फिर लड़की ही बोलेगी कि पापा नहीं मान रहे हैं। हाँ। ये सब चीज़। सक्सेसफुल रहिएगा तो फिर कोई सवाल नहीं करेगा। और मैंने कहीं सुना है या फिर कहीं पे देखा है कि अगर आपके बाल, मतलब ऐसा पढ़ा था मैंने कि अगर आपके बाल बड़ा है और आप रोड में घूम रहे तो बोल रहा है देखो कुछ नहीं कर रहा है, बाल बढ़ा के रखा है गुंडा जैसा। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो बोलेगा इसके पास टाइम नहीं था, इसके वजह से ये बाल नहीं कटा पाया। तो वो उसके सक्सेस के ऊपर ये समाज का एक कड़वा हकीकत है जी कि जो आप बोले ना, उसी पे हम बोलना चाहेंगे कि अगर कोई गरीब व्यक्ति घर में ज़मीन में बैठ करके माड़ भात खा रहा है तो उसको बोलेंगे देखो इसको खाने का भी औकात नहीं है। और वही अंबानी जी बैठ कर खाएंगे ना, अनिल अंबानी बैठ के खाएंगे, और मुकेश अंबानी तो बोलेगा देखो इतना बड़ा आदमी है लेकिन फिर भी अपना ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ, अभी माड़ भात खाता है ज़मीन में बैठ के। तो ये दोहरा चरित्र सोसाइटी का हमेशा है और रहेगा। तो इसको क्या करना चाहिए, मतलब इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? किसी को वैल्यू नहीं देना चाहिए, तभी आपको आगे क्या बढ़ करना है उस पर फोकस कीजिए। हम यूथ को यही बोलेंगे कि दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया क्या सोच रहा है वो भी आप ही सोचिएगा, तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। तो इसलिए आप क्या सोच रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ये भी है कि अगर मान लीजिए एक, जैसे आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस होता है, तो जब लव करने का टाइम और सक्सेस होने का टाइम दोनों बराबर है तो यूथ किधर जाए? क्योंकि आकर्षण एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, झुकाव। अगर एक तराजू में नापा जाए लव को और सक्सेस को, तो यूथ को उस टाइम पे क्या लगता है कि लव की ओर झुकना चाहिए। वही तो डिसाइड करता है कि आप परिपक्व हैं कि परिपक्व नहीं हैं। जो समझदार होते हैं इस चीज़ को समझते हैं और बैलेंस करते हैं, और वो प्रायोरिटी सेट करते हैं कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है, तो वो सक्सेस कर जाते हैं। और जो इनको पता ही नहीं है कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है तो फिर फेल हो जाते हैं। अच्छा, आपका लव लाइफ रहा है कि नहीं सर? कुछ उसके बारे में अगर। मेरा भी, हम लोग का भी रहा है, हम लोग का, लेकिन हम लोग का तो सब मैंने शादी विवाह सब हम लोग का रजामंदी सबसे हुआ, और बहुत सिंपल टाइप से हम शादी भी किए, मंदिर में ही शादी किए, और सब बहुत अच्छा से भी चल रहा है। तो सर अभी जैसे आपने पहले विधायक के लिए खड़ा हुए थे लेकिन किसी कारणवश आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो आगे फ्यूचर क्या प्लानिंग है कि कौन से पार्टी से आपको लड़ना है, या बीजेपी में ही रह करके आपको कहीं से विधायक का सीट दिया जाएगा? देखिए अभी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही और इसी में रहेंगे। और देखिए पहले भी मैंने बताया कि अगर आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो उसको आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल मजबूत होना होगा, और वो तभी होगा कि मान के चलिए कि आप अभी किसी एक व्यक्ति का मदद कर सकते हैं, दो व्यक्ति का मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर रहिएगा तो विधायक सांसद रहिएगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एक चैनल बन जाता है, जिला प्रशासन से आप बात करके बहुत सारा फंड होता है CSR वगैरह का, उस सबको लाइन अप करा करके लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं जी। तो इसके लिए आपको लोगों का सेवा करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना होगा और एक संवैधानिक पद पे पहुंचना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं जैसा भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत दूसरा पे डिपेंड रहना पड़ता है। कि आप अगर किसी का 10 लोगों का मदद करना चाहते हैं तो आपका औकात 1-2 आदमी का मदद करने का, 10 का नहीं है। लेकिन जब आप बनिएगा तो उसके बाद फिर सिस्टम में उस चीज़ को लाया जा सकता है और मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। रहा बात कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, अगर हम लोगों को कहीं मौका मिला तो हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि यूथ को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। देखिए पॉसिबल नहीं कि सबको रोज़गार मिले, सरकारी नौकरी पॉसिबल तो नहीं है, लिमिटेड है, आपको नहीं मिल सकता। संख्या अगर 1 लाख का तो सीट है 5,000, तो बाकी 95,000 का क्या होगा, तो उसको स्वरोजगार से हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग ऐसा सिस्टम कुछ बनाएंगे
जी कि बैंक से बातचीत करके जो यूथ है अगर कुछ अपना नया व्यापार करना चाहता है तो उनको कम से कम 5-10 लाख रुपया जीरो गारंटी पे उनको लोन उपलब्ध कराया जाए। अभी भी सरकार का बहुत स्कीम चल रहा है, लेकिन वो स्कीम लेने में उन लोग का 9 दिया तेल जल जाता है, उसके बाद मिलता भी नहीं है। जी बहुत एक सारे दलाल भी लगे हुए हाँ, ये रहते एक हैं इसके हकीकत है। तो कुछ ऐसा हम लोग सिस्टम बनाएंगे कि उनको 0% इंटरेस्ट पे उनको लोन मिले 10 लाख 5 लाख, ताकि वो अपना व्यापार कर सके और धीरे धीरे उसी से ग्रो कर जाएंगे। वो कम से कम फाइनेंशियल आज़ाद तो हो जाएंगे, पे। जी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी पे। अगर देखिए सर, अभी क्या होता है ना कि अभी हम लोग जैसे जो स्कूल्स है, जो छोटे मोटे स्कूल्स है, या आप अगर जीत जाते हैं किसी एरिया से विधायक बनते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूल को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए या टीचर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए? क्योंकि सब जगह देखते हैं कि स्कूल्स बने हुए हैं, या तो टीचर्स नहीं जा रहे हैं, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि अटेंडेंस बन रहा है और वहाँ स्कूल ही नहीं है या बिल्डिंग ही नहीं है। नहीं, अभी तो देखिए क्या कि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये पूरा सुधार नहीं कहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में दोनों में सुधार की आवश्यकता है। जी और अगर जब तक इसमें सुधार नहीं होगा जी तब तक आप एक बेहतर समाज का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का ज़रूरत है। सर, एक क्वेश्चन और था, वो थोड़ा पर्सनल है कि आपकी जो वाइफ है, वो आपका सपोर्ट में, या फिर होता क्या है ना कि अगर घर में आप ज़्यादा पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, घर में टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कुछ वाइफ ऐसे होते हैं जो कि घर में जाकर के झगड़ा होना चालू हो जाता है कि टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ मेरे मायके नहीं जाते हैं, तो उस पे क्या आपका? ये सब मामला में मतलब कि हम खुशकिस्मत हैं कि मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं जी वो हमको पूरा सपोर्ट उनका मिलता है, घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है, पूरे फैमिली मेम्बर का। मुझे इसमें हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको सपोर्ट मिलता है। और कभी ये सब शिकायत नहीं आता है कि लेट क्यों आए और ये सब। उल्टा इन लोग बोलते हैं कि जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहिए, लोगों का कम से कम जो परेशानी उसको सुनिए, उसका समाधान कीजिए। तो ये मुझे एक अच्छा मतलब कि बोलेंगे कि मेरे साथ है। ये सपोर्ट पूरे परिवार का मिलता है, पत्नी जी के साथ सभी कोई का। अच्छा, कभी अगर लेट नाइट कॉल आया आपको, तो भाभी जी, कभी ऐसा होता है ना सबके फैमिली में कि कौन कॉल कर रहा है इतने रात को, क्यों कर रहा है, तो ऐसा कभी दिक्कत हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, देखिए वो तो जान रही है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। जी तो सार्वजनिक जीवन में हम लोग का अपना पर्सनल टाइम कुछ नहीं होता, वो पब्लिक का ही टाइम होता है। जी मेरा नंबर भी 24 घंटा चालू होता है। और अक्सर होता है रात में भी फ़ोन आता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी फ़ोन आता है और हम लोग अटेंड करते हैं। मान लीजिए कि कोई रात में किसी मुसीबत में फंस गया और फ़ोन करेगा ही, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो चूँकि जान रहे हैं कि लोग पब्लिक सेक्टर का आदमी है, तो दिन और रात वो मैटर नहीं करता। तो कभी ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मान लीजिए जो यूथ है या जो वोटर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पे उनको वोट सबसे ज़्यादा करना चाहिए? कि अगर कोई इंसान, अगर जैसे ढेर सारा पार्टी है, सब लोग खड़े होते हैं एक सीट पे, 10 लोग 20 लोग अलग अलग पार्टियां से, तो कौन से मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है उनको वोट करना चाहिए कि हाँ, मुझे इस मुद्दे पे वोट करना है और इससे मेरा भला हो सकता है? सबसे पहले तो देश को देखते हुए किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए कि हमारे देश के लिए बेहतर कौन कर रहा है। अच्छा दूसरा, यहाँ के जो यूथ है और यहाँ की महिलाएं, उनके विकास के लिए क्या काम कर रहा है, कौन पार्टी कर रहा है, उसको देख करके करना चाहिए। तीसरा है कि रोजगार के विषय पर कौन सी पार्टी ज़्यादा मुखरता से बात कर रही है और काम कर रही है, उसको देख करके करना चाहिए। बाकी सबका अपना अपना मतलब कि स्वतंत्रता है। जी लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि अभी तो वोटिंग होता है जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। अच्छा काम करने वाला लोग को वोट नहीं मिलता है, लेकिन अगर जात का आदमी है, चोर भी है, रेपिस्ट भी है, तो उसको ही वोट मिलता है। और ख़ास करके ऐसा हमने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं खुद भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो जो बिहार वाला इलाका है, उसमें ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी एक समाज से हैं, तो सामने वाला कुछ नहीं किया हो आपके लिए, फिर भी लोग उस पे वोट देते हैं या उसी को वोट देते हैं, तो फिर ये कहीं न कहीं तो गलत है। तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जातिवाद हो या क्षेत्रवाद हो, ये समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा बीमारी है। समझिए कैंसर से भी बड़ा बीमारी है। जी क्योंकि जब तक जातिवाद और क्षेत्रवाद रहेगा, भाषावाद रहेगा, तब तक
ईमानदारी से किसी के लिए काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो मन में उनका ऐसा रहेगा कहीं ना कि मैं दिमाग के कोने में, दिल के कोने में रहेगा कि ये मेरा नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, और जातिवाद और क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर तो कहीं वोटिंग ही नहीं होना चाहिए। सर जैसे अभी हमारे सांसद जी जो है मनीष जायसवाल जी, उनका कार्य जो चल रहा है, उनको या उनके कार्य को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, इसमें हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, पर्सनली जो हम और मेरे जैसे हज़ारों लोग ये चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, ये जी। हकीकत भी है। ऐसा नहीं कि हम सांसद प्रतिनिधि इसलिए बोल रहे हैं, ये एक सच्चाई ये है कि हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र को काफ़ी समय के बाद एक ऐसा सांसद मिले हैं, जो जनता के दुःख दर्द को समझ रहे हैं और उनके बीच में जा कर के उसके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जी। अभी 1-2 उदाहरण हम देते हैं कि सांसद महोदय के द्वारा जो गरीब और ज़रूरतमंद जो बच्चियां हैं, उसका शादी कराया जा रहा है, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। ये एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये अभी जो गरीब आदमी है, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो सांसद महोदय के माध्यम से उन्हें तीर्थ यात्रा कराया जा रहा है। यूथ को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए वो खेल का आयोजन कराया जा रहा है, उनके खेल का सामग्री वितरण किया जा रहा है। ये एक छोटा चीज़ बता रहे हैं। बाकी इसके बाद भी सांसद महोदय इतना सक्रिय रूप से क्षेत्र में उपस्थित हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे सीसीएल का हो, कोयला का हो, बिजली का हो। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनहित से जुड़ा हुआ और उस पे वो मुखर होकर के उसको सफल बनाने में अपना योगदान नहीं दिए हैं। तो मैं तो पर्सनली ये महसूस करता हूँ, एज ए आम नागरिक रामगढ़ का और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का, कि सांसद मनीष जायसवाल जी जो अभी सांसद वर्तमान में हैं, वो ऐसा सांसद आज तक हम नहीं देखे हैं, जो काम के प्रति इतना समर्पित हैं, दिन हो या रात हो, 24 घंटा पब्लिक का काम के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं। तो उनको तो हम बोलेंगे कि ऐसा हर लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। अच्छा। भैया आपका ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपका समय कीमती है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आपने हमें समय दिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज का जो हम लोग का वार्तालाप है, उसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट डे कभी आपके पास टाइम रहा तो, या हमारे फिर से रिक्वेस्ट आपके पास जाए तो सेकंड एपिसोड ज़रूर लाएँगे, क्योंकि इसमें बात इतने सारा करने का है ना कि हम लोग एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे लिए आए, और हमारे शो के लिए आपने अपना कीमती टाइम दिया। चलिए, आपको भी और आपके पूरे आरआईपी के टीम को बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी। जो आपने नया पॉडकास्ट चालू किया और समाज का जो बात है, उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएँ पूरे टीम को कि ऐसा ही आप लोग आगे बढ़िए और समाज के लिए काम करते रहिए। धन्यवाद।